शॉर्ट्स का साइंस एंड टेक का कल आएगा विद ऑल एमसीक्यूज़। आज हम जो भी टॉपिक्स हैं 3 वो जो कवर करने हैं आगे हमें वो करेंगे हम। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, दिवाली ख़त्म हो गई है, अब थोड़ा सा प्लीज़ पढ़ाई की तरफ मुड़ें। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो सभी प्लेलिस्ट पे मैगज़ीन्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, है ना। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ही, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमें करंट अफेयर्स की ज़रूरत होती है ना, कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो विजन आईएएस की जो मैगज़ीन है उसमें बहुत अच्छा एक डिटेल कवर किया होता है, वेदर फैक्ट्स रिलेटेड या आप, है ना। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके हर एक चीज़ आप जानते ही हो, आपको मिलती है। एंड तो दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है, लाइक सफिशेंट करंट अफेयर हम करते हैं। और उसको कैसे करना है वो आपको हर दिन बताया ही जा रहा है पीएम पाठशाला द्वारा। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं उनके लिए ये भी एक सौगात ही है कि वो ना हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करो आप। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, है ना, वो आपको मिलती रहेगी। तो आपको एक रिलायबल सोर्स मिल गया कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो टेलीग्राम लिंक पर आपको सब मिल जाएगी, है ना। तो आप ये काम भी कर सकते हो। अब हम सीधा चलते हैं अपने 4th टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विश्वासिया नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। देखते हैं क्या है ये। देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मीती ने, यानी कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक को, विश्वासिया को लॉन्च किया है। ठीक है, एडिशनली लॉन्च के साथ साथ और क्या क्या आया है वो देखते हैं। क्या है ये ब्लॉकचेन, ये सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। देखो, जब भी ना ब्लॉकचेन की बात आएगी तो आपको ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद आएंगे, क्रिप्टो करेंसी भी याद आएगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरे एक अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। तो थोड़ा सा ना हम पहले ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे ना ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड जो होते हैं ना, क्या होते हैं, ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड को ही बेसिकली ना हम ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। यानी पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस, जिसको हम चेन बोलते हैं। और उसी के बाद चेन क्या हुई? चेन का मतलब है जो सेवरल डेटाबेसेस होंगे ना, जो कनेक्टेड होंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो होते हैं आपके चेन। यानी नेटवर्क जो कनेक्टेड है पीयर टू पीयर नोड से। तो यानी इससे क्या होगा? पीयर टू पीयर कनेक्शन भी इससे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का देखते हो तो आप जैसे मानो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ठीक है, जिसके पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट को ले लेते हैं जैसे ही पोर्ट पे गुड अराइव होता है। जैसे ही पोर्ट पे सामान पहुंचा, पेमेंट कट हो जाएगी। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन। समझ रहे हो? यानी प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर है ब्लॉकचेन सिस्टम में और ऑटोमेटिकली प्री डिटरमिन्ड कंडीशन जैसे ही मेट होगा वो रन कर जाएगा। समझ रहे हो? तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है वेरिफिकेशन हो जाएगा, ट्रेसेबिलिटी हो जाएगी, मल्टीपल स्टेप आपने ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ की, वो सारा आपका पता चल जाता है। ब्लॉकचेन रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कंप्यूटर्स को थोड़ा क्रॉस मल्टीपल ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, है ना। तो ब्लॉकचेन एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शन को यूज़ करता है, रिकॉर्ड करता है। और समझ रहे हो, अब ये रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर इन्वेंटेड की बात आए तो अभी सतोशी नाकामोटो, इसमें भी लिखा हुआ है आर्टिकल में भी, हम पढ़ेंगे अभी, इन्हीं ने ब्लॉकचेन को बनाया है। अब ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हम मनी ट्रांसफ़र देख लें, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देख लें, गवर्नमेंट, मीडिया, हेल्थ केयर, पब्लिक, पर्सनल आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, सब ब्लॉकचेन से यूज़ होती हैं। क्या अमेज़ॉन भी, याद रखना, अमेज़ॉन जो कंपनी है वो भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है, ताकि कोई भी ओवरहेड या कोई नेटवर्क ऑटोमेटिकली मैनेज करता है ब्लॉकचेन को, वो भी होना है। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आया ब्लॉकचेन का मतलब क्या क्या है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि मिनिस्ट्री ने इस पर काम क्या किया है। तो इसमें ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए। एकेडमी, जो नई नई एकेडमीज़ खुल रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं,
उनको रिसर्च कैसे करनी है, उनकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए NBF लाइट करके एक ब्लैक आपका ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसी में ही एक ना परमाणिक मतलब एक सोल्यूशन निकाला गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ऐसे कोई ना मोबाइल पर आपको वेरीफाई करना हो ये चीज़ कहाँ से आई है तो उसको भी डाला गया है। ऐसे ही में ना एक नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल भी बनाया गया। जैसे कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कुछ मैनेज करना हो, कोई कंटेंट मैनेज करने के लिए बनाया गया है। अब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक ही है, उसका नाम है विश्वसिया। ठीक है, ये नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक तो हमने बोल दिया ये करता क्या है। ये बेसिकली ब्लॉकचेन एज अ सर्विस है। ये जोग्राफिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये ऐसा डिज़ाइन करा जा रहा है कि इसमें वेरियस परमिशन तरह से एक ब्लॉकचेन बेस्ड ये ना एप्लीकेशन होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ना ये बेसिकली किया जा रहा है कि सो दैट कि जो बास है यानी ब्लॉकचेन एज अ सर्विस है, वो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा और वहीं से ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेसेस को मैनेज करेगा। उसका ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को क्या करेगा, ये मैनेज करेगा बेसिकली, है ना। तो ये एक मामला इसमें से निकल कर आया। दूसरा, ये ना एक ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का भी क्योंकि पार्ट है नेशनल स्ट्रैटेजी, और ये सारे के सारे यूज़ हो सकते हैं ये वाले डिफरेंट डोमेन्स, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ये सब जगह पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ना ये समझो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस क्या होता है। देखो, जो विश्वसिया है ना, विश्वसिया है ये एक तरह का ना थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बिजनेसेस के लिए, ताकि वो अपने क्लाउड चेंज को मैनेज कर पाएँ। ये सिक्योरिटी एश्योरेंस देगा, ये ह्यूमन रिसोर्स की नीड को कम करेगा, ये कोर फंक्शनैलिटी पे काम करेगा, प्राइवेसी को बढ़ाने का, सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करेगा ये। अब देखो, इसी में हमने कहा कि ये सब में यूज़ होगा। अब ब्लॉकचेन एज अ सर्विस यानी जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे ही ना डेटा सेंटर्स इसके कई शहरों में बनाए जा रहे हैं, भुवनेश्वर में, पुणे में, हैदराबाद में। गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस इसीलिए कर रही है ताकि लाइट वेट एक ब्लॉकचेन बनी रहे। ई स्टैम्प में यूज़ करेगी गवर्नमेंट इसको, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में इसको यूज़ करेगी। अब हमने एक और बात पढ़ी कि नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के तहत ये सारा काम हो रहा है। याद रखना, इसका भी एम यही है कि रिलायबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, समझ लो इस बात को, NBAF का मतलब ही है कि हम चाहते हैं कि रिलायबल हमारा हो जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसी के लिए हम ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोर फ्रेमवर्क्स फंक्शनैलिटी बनाए हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं, हम इसीलिए क्रिएट इसको कर रहे हैं सो दैट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर और अच्छा होता चला जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, ये रैपिड एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का काम करेगा। ये सिक्योरिटी को और बढ़ाएगा, ये स्पेसिफिक सिक्योरिटी ऑडिट गाइडलाइंस में बहुत मदद करेगा। जोग्राफिकली मैंने आपको बताया इसके 3 डेटा सेंटर्स हैं, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में। और डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से की जाएगी सो दैट कि ना ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा समझ लो आप मदद करने वाला है ब्लॉकचेन। इसमें इतना पोटेंशियल है ना ब्लॉकचेन के अंदर, और ये विश्वसिया हम इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि देखो इससे कितना फ़ायदा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। शेयर्ड है, इम्यूटेबल लेजर होता है, इसमें सारे तरह की ट्रांजैक्शन नोट होगी, डिजिटल फॉर्मेट में होगी। ठीक है ना, ये हर तरह की वैल्यू को, करेंसी को इंक्लूड करके चलेगा डिजिटल फॉर्मेट में। तभी तो 1991 में ही समझो आप ये ब्लॉकचेन आ गया था एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। 2009 तक आते आते तो इसको पूरा क्रिप्टो करेंसी में ही कन्वर्ट कर दिया गया था ब्लॉकचेन को। समझ रहे हो, इतना फ़ायदा है ब्लॉकचेन से। देखो, आप हर तरह के काम कर सकते हो, फिनेंस में, बैंकिंग में, गवर्नेंस में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस में, सप्लाई चेन में, हर जगह पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अब ये जो विश्वसिया हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है, रिसेंट स्टेप है कि हम इसको एज अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं कि हमारा जोग्राफिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम और अच्छा कर पाएँ। इसीलिए हमारा नेशनल जो ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है उसका भी यही कारण है, एक ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, एक सिक्योर ट्रांसपेरेंट सिटीजन्स। देखो, सारा मकसद पता है क्या है, एक ही बात ध्यान रखना
ये सारा मकसद है सिक्योर एंड ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी देना टू सिटीजन्स। इसीलिए हम सारा काम ही इसीलिए कर रहे हैं। समझ रहे हो? इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, इसकी क्या मतलब, इसका क्या धारणा है करने की, इसका क्या मकसद है। तो इसका मकसद यही है कि हम एक ऐसा पोर्टल तैयार कर दें ताकि हम ना एक हर जगह पर हम ना एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग रिसर्च और ये सारी चीज़ें कर पाएँ और एक डिजिटली डिलीवर कर पाएँ सारी सर्विसेज सिटीजन्स को बहुत ही बेहतर तरीके से। ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट को बूस्ट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप इस बात का, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के कंपोनेंट क्या है, तो बताना देखो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपको बता ही दिया है भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद में है। मतलब वही जो फीचर्स हैं वही सारा आप लिखाना। सिक्योरिटी प्राइवेसी बढ़ेगी, इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना इसका बात। अब देखो हमने कहा कि ना आपका ब्लॉकचेन एज अ सर्विस जो होता है, इससे देखो क्या होगा। इससे देखो यहाँ पे तो लिखा है इनेबलिंग ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा पता है काम ये क्या करेगा, ये सिंप्लीफिकेशन करेगा टास्क की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टास्क का काम करेगा। कैसे करेगा? कंपनी ने बास प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू करा, वो स्विफ्टली ब्लॉकचेन ऐप को भी डिप्लॉय करेंगी, बिना कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए। बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए। कॉस्ट सेविंग है ये, ध्यान रखना, कॉस्ट बचाएगा ये बहुत। ये चैलेंजेस जो ब्लॉकचेन अडॉप्शन में रहते हैं वो सारों को दूर करेगा ये, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, एक इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। इंट्रोड्यूस की गई थी डिज़ाइन डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 2009 सतोशी नाकामोटो ने। इसमें अमालगमेशन है बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्रिप्टोग्राफी। एक एक्सचेंज प्रोसेस है जहाँ पर डेटा ब्लॉक वर्क करता है और वर्किंग मैकेनिज़्म इसका बिल्कुल साफ़ है। डेटा और ट्रांजैक्शन होएगी, एग्जीक्यूट की जाएगी एक नेटवर्क में, फिर वैलिडेट और वेरीफाई करा आपने और ये पहुंच गया। समझ रहे हो आप? तो यानी जो ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टी है वो बड़ी अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन में, टाइम स्टैम्प करने में, ट्रस्टेड डेटा हो जाएगा, सिक्योर डेटा हो जाएगा, इतने सारे आपको सुविधाएं दे रहा है। और ब्लॉकचेन के देखो टाइप्स भी याद रखना। एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम है, यानी ये डिसेंट्रलाइज ओपन नेटवर्क देता है जहाँ पे किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ऑन द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग इसमें ज्वाइन करेंगे नेटवर्क को। फिर कंजोरिटियम आपका ब्लॉकचेन है जो आपके कैसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है, जहाँ राइट ऑफ द कंट्रोल आपको मिला हुआ है, जो पार्टिसिपेट कैसे करें, कैसे ट्रांजेक्शन करें, ये सारी बातें। और प्राइवेट ब्लॉकचेन पता है एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर सिंगल कंट्रोलिंग एंटिटी है, इसके पास पावर है कि कैसे पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ इसमें काम कर सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा आपको मिलेगा। अब इसका पोटेंशियल यूज़ देखो और समझो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और फ़ायदे और पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसीज है ना, क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, रिपल है, ये सारी ब्लॉकचेन के रूप में आप यूज़ कर सकते हो ताकि रिकॉर्ड कर पाओ, वेरीफाई कर पाओ ट्रांजैक्शन को। क्योंकि आपको अपनी ट्रांजैक्शन क्या बनानी है, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बिना इस्तेमाल के कैसे होगी। क्रिप्टो करेंसी में होता ही यही है। क्रिप्टो करेंसी अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली काम ही यही करती है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा ना और समझते हैं। देखो आपको ये तो याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक तरह का क्या है, एक तरह का डिजिटल करेंसी है। कैसी करेंसी है? डिजिटल करेंसी है एक आपकी। इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी है ये। कैसी करेंसी है? डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी है ये। इसका मतलब है सरकार और कोई इंस्टीट्यूशन इसको नहीं कंट्रोल करता है। जैसे आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन मैंने आपको बताया। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? जैसे मान लो आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करी तो एक पब्लिक डिजिटल लेजर में जाके वो रिकॉर्ड हो जाएगी, ब्लॉकचेन बन जाएगा। और ये सारा लेजर कौन मेंटेन करता है? नेटवर्क मेंटेन करता है कंप्यूटर्स का अराउंड द वर्ल्ड। हर ट्रांजैक्शन जो भी नहीं होगी वो वेरीफाई हो जाएगी और ब्लॉकचेन में ऐड कर दी जाएगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन चलता रहेगा क्रिप्टोग्राफी की मदद से। मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ की गई है।
क्रिप्टो करेंसी इंडिविजुअल बिजनेसेस में पहला चाहिए क्या, डिजिटल वॉलेट चाहिए आपको, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिए जिसमें आप ना यूज़र अपना पब्लिक प्राइवेट की स्टोर करके रखता है। ये जो की है वो सेंड और रिसीव क्रिप्टो करेंसी करती रहती है। यूजर्स क्या करते हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी को प्रोसेस करते रहते हैं, जैसे माइनिंग कहते हैं, जैसे कंप्यूटर के पास पावर होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करता है, ऐसे ही ये वैलिडेट भी करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है करेंसीज को। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से देखो कितना बड़ा काम हो रहा है। और क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले कब यूज़ की गई, 2009 में। बिटकॉइन इन्वेंट किया गया एक अननोन पर्सन द्वारा। हालांकि ग्रुप ऑफ पीपल एक नाम सतोशी नाकामोटो लगा देते हैं, लेकिन ये सच नाम है क्या है इसका कुछ पता नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से इसने रिलीज़ किया था। पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई थी। अब बिटकॉइंस क्या होते हैं, कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर इसका होता नहीं है, करेंसी इलेक्ट्रॉनिकली यूज़र टू यूज़र जाती है। तो ये सारा का सारा इसमें आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी पूरा योगदान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होता है। कम्युनिकेशन कराना, कोलैबोरेट करना, मैन्युफैक्चरर से बात करना, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना। देखो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, सप्लाई चेन को अच्छा करने के लिए हम ना पोटेंशियली निकाल के ला रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम बड़े आराम से हो जाएगा। और कह रहा वोटिंग सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वोटर को आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये मर गया है या क्या, उसके साथ स्टेटस क्या है वोटर का, वो पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक वगैरह मिल जाएंगे कि एलिजिबल है भी, कितने वोटर ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं भी या नहीं है। या बैलेट ट्रैकिंग करनी हो कि वोट अगर किसी पार्टी को दिया है तो उसी को गया है, क्या कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम भी बन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ सकता है। इसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना हो, यानी अगर आपको आईपीआर प्रोटेक्शन करना हो तो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत योगदान दे सकता है। कह रहा जो कंपनीज़ हैं मान लो अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी तो वो अपना ट्रेडमार्क को मैनेज कर सकती हैं, पेटेंट को मैनेज कर सकती हैं, कि देखो सारा डेटा ऑलरेडी ना अब डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ मैनिपुलेट या खेल नहीं खेल पाओगे आप, बिना किसी परमिशन के आप उसको ऑथराइज़ नहीं कर पाओगे, उसको प्रोटेक्टेड रहेगा वो। फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, हमारे देश में देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि डेटा नहीं है हमारे पास। तो डेटा कैसे आएगा, डेटा को मोबाइल में डिजिटली अगर आप चाहते हो कि वो डेटा हमेशा के लिए आ जाए तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन लेना पड़ेगा। ऐसे हम हेल्थ केयर रिकॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हमें हर सेक्टर के लिए डेटा को ऐसे निकाल के रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लॉ इन्फोर्समेंट करना हो, बैंकिंग के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए, ये सभी के लिए आपके वो समझ लो आप बहुत ही मददगार साबित होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन देखो कोई भी चीज़ आती है तो वो अपने साथ अलग ही तरह के चैलेंजेस लाती है, ठीक है। अब इसका चैलेंज क्या है, परफॉर्मेंस। हो सकता है हर नोड जो ये डेटा को लेकर आ रहा है, जो डिजिटली डेटा को ट्रांजैक्ट करते हुए दिखा रहा है, हो सकता है वहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाए, रिपीटिशन हो जाए डेटा का। अब अगर डेटा का रिपीटिशन होगा तो वो तो फिर तो आप ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज सिस्टम से भी आप कंपेयर कर लो तो फिर तो आप क्या फ़ायदा हुआ, इससे परफॉर्मेंस इशू होंगे। पुअर स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर और कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कितनी प्रोसेसिंग पावर लगेगी, नेटवर्क बैंडविड्थ कितना आप लेकर आओगे। फिर डिमांड्स हैवी स्टोरेज एज डेटा स्टोर्ड एंड रेप्लिकेटेड ऑल नोड्स। एनर्जी कंजम्पशन में प्रॉब्लम है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि डिफरेंट जितने भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लीगली अगर आप देखते हो तो सेक्शन 43A है IT एक्ट 2000 का, उसके पास कोई सेफगार्ड मेंशन करा हुआ है। फिर लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट की बात है, सिर्फ पब्लिक का जो ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली स्टोर करता है डेटा की रिडंडेंसी को सभी नोड्स में, एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो कह रहा है कि देखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। कह रहा है IT एक्ट भी आपको थोड़ा रोकेगा ही, क्योंकि इसमें प्राइवेसी देखो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, क्योंकि देखो ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है तो कहीं कहीं लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करे ना करे, हर्डल क्रिएट करे, तब क्या करोगे आप। तो कह रहा है इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देश में प्रमोट करने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो बेसिकली काम इसीलिए वो कर रही है ताकि क्या हो, ताकि आपको नेशनल स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए। इसीलिए नेशनल स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। देखो नेशनल स्ट्रैटेजी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये काम नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम करके एक इनिशिएटिव लिया गया कि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, नेस्कॉम और मिति क्या करता है, लोगों को भी उसमें अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करता है। मैंने आपको हज़ारों बार ये टर्म समझाई है, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। तो जो भी बच्चे नए हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने, ये बड़ी ही टर्म्स ऐसी हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, अपस्किलिंग का मतलब होता है, सीधा ध्यान रखना, अपस्किलिंग का मतलब होता है एडिशनल स्किलिंग। क्या होता है? एडिशनल स्किल्स। कि एक इंडिविजुअल है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, एक एम्प्लॉय है कि वो एक्सपेंड करे अपनी कैपेबिलिटीज़ को, कुछ और नया सीखे। समझ में आ रहा है अपस्किलिंग का मतलब आपको? कि वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसको कुछ और नया सिखाया जा रहा है, उसको कुछ नए रोल दिए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं, यानी उसको हम लेवल अप का मतलब क्या है? लेवल अप करना, उसकी स्किल के पार्ट को लेवल अप करना, यानी उसकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? अपस्किलिंग। समझ आया? अब इसी में एक शब्द होता है रीस्किलिंग। रीस्किलिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स सो दैट यू कैन डू अ डिफरेंट जॉब। अब देखो, ये मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमने क्या करा, रीस्किलिंग का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या चाहते हो। आप जैसे मानो एक बंदा अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, तो टीच न्यू स्किल्स ताकि वो जॉब पकड़ सके। ध्यान रखना, दोनों बातों में फ़र्क है। रीस्किलिंग का एग्जाम्पल है, मान लो जैसे ना एक अकाउंटेंट है, अभी हम चाहते हैं थोड़ा ना वो वेब डेवलपिंग भी करे, तो उसको हमने वेब डेवलपिंग भी सिखाई ताकि वो अपने इस काम को भी अच्छे से कर पाए। अब जैसे एचआर की रीस्किलिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट में जो बैठा होता है स्टाफ, उसको हम रीस्किलिंग कैसे करते हैं? उसको हम नई चीज़ें सिखाते हैं, करंट जॉब की या एडवांस पोजीशन में अगर हमें उसका प्रमोशन भी करना है तो वो उसको सिखाते हैं हम। रीस्किलिंग का पर्पज़ ये होता है उसको हायर पोजीशन पे अपनी ही फील्ड पे पहुंचाना। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग न्यू स्किल्स ताकि वो नए डिफरेंट रोल्स को सेम ऑर्गेनाइजेशन में कर पाए। तो ध्यान रखो, रीस्किलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। रीस्किलिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो, रीट्रेनिंग करना, री इंस्ट्रक्ट करना, री एजुकेट करना। ठीक है, ये होता है हमारा रीस्किलिंग करना। दोनों बातों में अंतर है और दोनों बातों में कॉन्सेप्ट का मतलब है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग अलग अलग अपस्किलिंग और रीस्किलिंग में दी जाती है। अपस्किलिंग में आपको क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप चाहते हो। रीस्किलिंग में प्रोफेशनल रीसाइकलिंग हो रही है कि आप ट्रेन कर रहे हो एम्प्लॉय को ताकि वो डिफरेंट पोस्ट विद इन द कंपनी अडॉप्ट कर पाए। जैसे मैंने आपको रीस्किलिंग में एग्जांपल दिया कि एक बंदा अकाउंटेंट है, हम उसको चाहते हैं कि वो फिनटेक में चला जाए, फिनेंस का भी यूज़ हो, टेक्नोलॉजी भी उसको आती हो। वहाँ पर हमने उसको टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपिंग, ये सारी चीज़ें सिखा दी, तो रीस्किलिंग हो गई। बात समझ में आ रहा है? ये तो हम करते हैं भारत में, हमने ये सारे प्रमोशन किए। ग्लोबली क्या चल रहा है, तो ग्लोबली हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रेसिड्यूक प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इशू किया था। ऐसे ही आईबीएम का ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर है, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को देखता है। ऐसे ही ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल है। समझ रहे हो? तो ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बैलेंस्ड अप्रोच के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हैं, स्किल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी क्लैरिटी। समझ रहे हो? ताकि आप स्पेसिफिक यूज़ केसेस करके रोबस्ट की सिक्योरिटी मेजर्स आप ले पाओ। समझ रहे हो? आगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंडियाज़ R&D इकोसिस्टम। इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को अब हम समझते हैं। यूनियन कैबिनेट ने 3 अम्ब्रेला स्कीम्स को कंटिन्यू करके हुए उसको यूनिफाई किया है। क्या करा है? यूनिफाई करा गया है। जैसे विज्ञान धारा बोला गया है, उसको क्या बोला गया है? विज्ञान धारा, ताकि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। हम देखते हैं ना, हम हमेशा परेशान होते हैं, एक बात को चैलेंज रहता है हमारा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाया जा रहा, फंडिंग की दिक्कत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। तो नोडल मिनिस्ट्री जो इस पर काम कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन के लिए कौन सी कर रही थी काम? मिति कर रही थी। इंडिया की R&D इकोसिस्टम पे कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है? विज्ञान धारा स्कीम के लिए। विज्ञान धारा से समझ में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम करेगी।
तो टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हम चाहते हैं हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ पाए। और ये कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसी स्कीम है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। विज्ञान धारा स्कीम के 3 प्राइमरी कंपोनेंट है: साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये सारे के सारे प्राइमरी कंपोनेंट हैं विज्ञान धारा स्कीम के। एडवांस करना रिसर्च लेबोरेटरीज़ को, डेवलपमेंट देना, बेसिक रिसर्च करना, स्टार्टअप्स तैयार करना, ये सारे के सारे काम विज्ञान धारा स्कीम कर रही है। इसका 15 फिनेंस कमीशन में टेन्योर रखा गया था 2021-22 से लेके 25-26 तक। अब देखो हम करना क्या चाहते हैं इससे? करना हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में जितना भी ह्यूमन रिसोर्स पूल है उसका साइंस एंड टेक लैंडस्केप अच्छा हो जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्री में और बढ़े, स्पेशली वुमेन का पार्टिसिपेशन, ताकि जेंडर पैरिटी हमारी एक साथ हो पाए। इसीलिए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम का? उसका देखो फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होगा हमें कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। कैसे आएगी भाई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट होगी R&D की वजह से, तो आपका अल्टीमेटली इकॉनमी का रेवेन्यू बढ़ेगा। जितनी भी आपकी नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, फ्यूचर जो आप भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करोगे उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आपके जो लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन निकल के आएंगे। आप जो बहुत समय से आप नेग्लेक्टेड कर रहे थे डिजीज़ को, इरेडिकेट होगा वो, है ना। अब आपको मुझे क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, टेल मी अबाउट नेग्लेक्टेड डिजीज़, टेल मी अबाउट नेग्लेक्टेड डिजीज़ इंडिया में कौन कौन सी हैं? कमेंट सेक्शन में वो सारे एग्जाम्पल आप मुझे दोगे। फिर आता है, क्योंकि देखो कमेंट वॉमेंट करते नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्या देखते हो, क्या पढ़ते वढ़ते हो यार आप लोग। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर तो उसका जवाब देना होता है ना, कि बस बैठे सुन के लिए, बस कान को अच्छा लग रहा है, एक राग चल रही है सुन के चले गए, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ बी पार्टिसिपेटिव। थोड़ा सा ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि येस एवरीबडी इज़ लिसनिंग। फिर नेशनल सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या है? रिसर्च एंड डेवलप करेगी आपके जितने भी क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, साइबर वॉरफेयर के लिए हम इतना परेशान रहते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारा इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम का बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। अब इंडिया का R&D इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? तो हम चाहते हैं एक सिस्टमेटिक क्रिएटिव वर्क करने वाला हो। हम चाहते हैं लोगों की नॉलेज बढ़े, लोग नए नए एप्लीकेशन वाले डिवाइसेस बनाएं। क्योंकि देखो इंडिया ना रैंक्स 3rd वर्ल्ड वाइड इन नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन हमारी बहुत सारी होती हैं। पेटेंट हम कितने फाइल करते हैं? 2022 में पता चला हमारी रैंक 6th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हम देखा तो उसकी पोजीशन तो हमारी 39th पोजीशन है अमंग 133 ग्लोबल इकॉनमीज़। और चैलेंजेस जो हमारे हैं वो हमें दूर करने की तरफ काम करना है। तो चैलेंजेस हमारे इंडिया के R&D इकोसिस्टम पे हैं कि लो बजट है। जो हमारा देखो वही हमारा, हम हमेशा बात करते हैं ना कि पैसा ही हमारा GDP का बहुत कम परसेंटेज लगता है। 0.6% से सोचो 0.7% हम पैसा लगाते हैं अपना। मतलब हम ना US, चाइना, इजराइल, कोरिया जैसी कंट्रीज से बहुत दूर दूर हम बैठे हुए हैं। तो लार्ज स्केल हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इंडिया के जो बेस्ट साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं वो भाग लेते हैं। वो क्यों नहीं भागेंगे यार? उनको बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, वो निकल जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिफाइड लोगों की शॉर्टेज हो जाती है। यार 2020 में ही पता चला कि रिसर्चर्स पर मिलियन इनहैबिटेंट इंडिया में खाली 260 है। इतना सारा, मतलब इतनी पॉपुलेशन में सिर्फ 260 ही रिसर्चर है आपकी कंट्री में। चाइना में फिर भी 1602 है। फिर इंक्लूसिविटी की कमी है, सोशो कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, वुमेन आगे बेचारी जा ही नहीं पाती है, उसका टैलेंट पूल वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर चैलेंजेस इन ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू आपका सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी। आपका जैसे देखो स्क्यूड फोकस टुवर्ड्स जो एक फैक्टर था, बेसिक रिसर्च हुई, इसमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्रीज़ बड़ी वीक हैं। वीक इंडस्ट्री अकेडमिक कोलैबोरेशन हमारा होता नहीं है। ट्रांसलेट करना रिसर्च को टेक्नोलॉजी में बड़ा मुश्किल है। देखो ये भी एक मामला है। रिसर्च तो हो गई, इसको ट्रांसलेट करके एक टेक्नोलॉजी बनाना, वो भी सक्सेसफुल, इसमें हम पिछड़ जाते हैं। फिर इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम बड़ा ख़राब है ना हमारा। आप देखो कितने बच्चे PhD में सीरियसली इनरोल्ड करते हैं,
2.12 लाख 2021-22 में हुआ था। लो स्टूडेंट एडवांस प्रोग्राम में जाते ही नहीं है, शॉर्टेज इंस्टीट्यूशन में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी दिक्कत है, इनएडुकेट मॉनिटरिंग है, अच्छा कुछ एवेलुएशन नहीं है R&D प्रोजेक्ट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो कह रहा है इंडिया ने हालांकि इसके ऊपर बड़े सारे स्टेप लिए हैं कि R&D हमारे देश में बढ़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन चाहे बनाया हो ताकि हमारा ग्रो हो, प्रमोट हो रिसर्च डेवलपमेंट। ऐसे ही 2013 में भी हमने नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी को डेडिकेट करा, हमने एक मिशन बनाया इमर्जिंग फील्ड्स के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, यूथ को लाने के लिए हमने इंस्पायर को एक रिसर्च लेकर आए, हमने वुमेन को प्रमोट करने के लिए वाइस किरण स्कीम लेकर आए। स्कीम्स के नाम ना ज़रूर लिखना है, वाइल राइटिंग मेंस या आप स्कीम वगैरह ना लिख लो कहीं पे, क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए हमेशा डिस्कस करते ही रहते हैं। और एक लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड R&D इंस्टीट्यूशंस के बाद प्रॉब्लम आई। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें अपना क्या करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम इंडिया का अच्छा करना है, यानी मल्टी फेसेटेड अप्रोच को अपनाना है ताकि फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कोलैबोरेशन ये अच्छा होता जाए। तो यानी हमें क्या करने की कोशिश करनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा किसी भी तरीके से एक मामला ये सुलझ जाए कि हम अपनी फंडिंग को इन्हांस करें। इंडिया एज अ नेशन शुड एटलीस्ट इन्वेस्ट 2% ऑफ GDP इन R&D बाय 2030। इंडिया को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट इंडिया क्या करे 2030 तक अपना 2% का GDP खर्च करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का हमने ये काम शुरू कर दिया तो हमने फिर समझ लो आधा से ज़्यादा काम हमने कर लिया, मामला फिट। ठीक है, फिर हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी देखना है, यानी थ्रू जॉइंट इन्वेस्टमेंट अगर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिल के काम करेंगे तो आप, और अगर देखो PPP मॉडल की ज़रूरत पड़े वो भी यूज़ करो, आप इस्टेब्लिश करो, आप क्यों नहीं करोगे यार। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आपकी ज़रूरत है, आपका इकोसिस्टम ऐसा हो जाए, आपको टैक्स कंसेशन देने पड़े तो आप सनसेट क्लॉज, पेटेंट रिलेटेड इंसेंटिव देने पड़े। अब देखो कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम सनसेट क्लॉज, पेटेंट रिलेटिव ये होता क्या है, तो समझते हैं इस बात को भी कि सनसेट वाला ये मामला क्या है। देखो सनसेट क्लॉज नाम से समझ में आ रहा है, सनसेट क्लॉज ये क्या होता है, ये एक तरह का गए सनसेट क्लॉज एक प्रोविजन ऑफ लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलेशन है that states that it will expire after a specified date। एक स्टेट जो है वो स्पेसिफाइड डेट के बाद वो हो जाएगा आपका ख़त्म। यानी कि सनसेट क्लॉज का मतलब है एक मेजरमेंट है विद इन लॉ के अंदर, रेगुलेशन के अंदर ही, जिससे उसके इफ़ेक्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक डेट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि फला डेट तक अगर आपने नहीं प्रिपरेशन करी तो फिर फ़ायदा ही नहीं इस पर्टिकुलर नोट्स का आपके लिए, क्योंकि ये तब तक के नोट्स थे। तो सनसेट क्लॉज बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किए थे जब इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठती थी। तो आपको याद हो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793 अगर आपको याद होगा, वहाँ पे ये सनसेट क्लॉज होता था। तो पेटेंट रिलेटिव इंसेंटिव भी आप दे सकते हो। समझ में आया सारी बातें कि आपने फला डेट तक बोला कि इफ़ द प्राइवेट प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग टिल 30th of November 2024, तो लो जी उनको इंसेंटिव मिलेगा, तो दे विल माइट ना इनवाइट होगा, आएंगे वो लोग भी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन आपको अच्छा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहीं कराना अगर आपने तो फिर आप समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा रिसर्च को एडवांस नहीं कर पाओगे। इनोवेशन की दृष्टि में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन है वो ध्यान रखना। ऑल्दो इंडिया ने ना 1 लाख पेटेंट ग्रांट किए हैं इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, लेकिन शर्म की बात यह है बहुत सारे पेटेंट्स को यूज़ ही नहीं किया गया, अंडर यूटिलाइज रह गए। तो यानी जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो अच्छा रहे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारा अच्छा रहे, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी हो जाए। R&D कमेटी सेल जो है उसको स्टैब्लिश करना है, स्पेशल स्टेटस देना है। कोलैबोरेशन करो फॉर ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाओ, इनोवेशन क्लस्टर्स बनाओ, डेवलप करो, है ना। और इन्वेस्टमेंट कर दो एजुकेशन में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में काम कर दो, ग्रेटर शेयर दे दो बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में।
तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ताकि कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार हो और कैटलाइज करना है रिसर्च, एनालाइज करनी है रिसर्च, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और एक R&D इकोसिस्टम को और अच्छा करते चले जाना है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेफीन। क्या होता है, क्यों न्यूज़ में आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसको समझते हैं। ग्रेफीन कितना इम्पॉर्टेंट है, आज देखते हैं। उसकी इंजीनियरिंग हो रही है तो आप लगा लो कितना इम्पॉर्टेंट होगा। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली ना आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी ने, अभी तो ब्लॉकचेन के लिए हमने पढ़ा, मीटी ने ही लॉन्च किया है इंडिया ग्रेफीन आपका इंजीनियरिंग एंड इनोवेटिव सेंटर, विकसित भारत एट 2047। इसके तहत ये करा गया है। इंडिया का जो ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, इंडिया का जो ग्रेफीन इंजीनियरिंग इनोवेशन सेंटर है वो कैसा है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, रजिस्टर की गई थी सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में। पर्पज़ इसका है कि ये एक्सक्लूसिवली क्रिएट करे एक हब ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रेफीन टेक्नोलॉजी, इसका ये काम है। और इसी का काम ये भी है क्योंकि ग्रेफीन का ना यूज़ पता है क्या होता है, कमर्शलाइज अगर आप इसका यूज़ देखो तो आप ये समझोगे कि हेल्थ केयर में, मटेरियल की कोटिंग में, सस्टेनेबल मटेरियल बनाने में बहुत ज़्यादा ग्रेफीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी ग्रेफीन इंजीनियरिंग का केरला त्रिवेंद्रम में सेटअप किया गया है। कॉरपोरेट बिजनेस डेवलपमेंट हब बेंगलोर में इसको तैयार किया जा रहा है। अब थोड़ा सा ना इसका प्रोसेस समझते हैं कि ग्रेफीन कैसे फॉर्म होता है, होता क्या है। देखो, ग्रेफीन बेसिकली मतलब है वन एटॉमिक थिक लेयर कार्बन एटम में लेकर बना है और एक ना हेक्सागोनल लेटिस बना रहा है ग्रेफीन, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक किसका है, ग्रेफाइट का है। इसमें आप समझ लो ग्रेफाइट किस में यूज़ होता है, पेंसिल की टिप देखी है आपने, वो ग्रेफाइट ही है। उसमें 1 mm करके ग्रेफाइट होता है और 3 मिलियन लेयर्स होती हैं ग्रेफीन की। सोचो, पेंसिल का वो टिप जिसमें हम कहते हैं कि 1 mm आपका ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट के अंदर भी 3 मिलियन लेयर्स हैं ग्रेफीन की। तो ग्रेफीन पहले आइसोलेट किया गया 2004 में। ग्रेफीन 100 ऑफ इनोवेटिव एप्लीकेशन बना रहा है, सेंसर्स तैयार कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज तैयार कर रहा है, हेल्थ केयर तैयार कर रहा है। प्रॉपर्टी इसकी ग्रेफीन की ये है कि बहुत ही पतला मटेरियल होता है, मतलब आप समझो 1 मिलियन टाइम थिनर देन ह्यूमन हेयर होता है ना, बाल होते हैं ना हमारे, उससे भी 1 मिलियन टाइम्स पतला होता है ये ग्रेफीन जो होता है। बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, आप समझो स्टील देखा है ना आपने, स्टील से ये 200 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाई सरफेस एरिया मास रेशो होता है इसका। और याद रखना, ग्रेफीन एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इवन कॉपर से भी ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हमारा ग्रेफीन करता है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है, इम्परमिएबल गैसेस के लिए होता है, फ्लेक्सिबल होता है ये। इससे ड्रीम ऑफ एप्लीकेशन, वेरिएबल डिवाइसेस ये सब बनते चले जाते हैं। तो ग्रेफाइन इतना अच्छा होता है, सोचो आप इसमें इतना ज़्यादा, मतलब इसमें पोटेंशियल, सोचो आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर ये करने का, है ना। ये बात समझ गए। अब समझना ये है आपको कि ये ना कैसे कैसे होता है, लाइक इसका कैसे बनता कैसे। देखो, ग्रेफाइट है, ठीक है। मैकेनिकल जब इसका क्लीवेज निकाली, ग्रेफाइट का जब केमिकल निकाला, वेपर डिपोलाइजेशन, मैकेनिकल निकाला तो ऐसे, केमिकल निकाला तो ऐसे, फिर इसमें से जब हमने ग्रेफाइन ऑक्साइड को हटाया तो ये कुछ ऐसा बना, इलेक्ट्रोकेम। ये सारी चीज़ें करने के बाद जाके ये ग्रेफाइट में जब ऑक्सीडेशन एक्सफोलिएशन करा गया, तब जाके कहीं ग्रेफीन बनता है। बहुत ही इसकी ना देखो एक यात्रा है, इसको भी ना एक यात्रा कहो आप। ग्रेफाइट से ग्रेफीन जो बनता है, इसमें ना लगता है, इसमें कन्वर्जन का एक टाइम लगता है, इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। बेसिकली कन्वर्जन है ग्रेफाइट से ग्रेफीन तक का, जिसमें आप समझ लो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सप्लोरेशन होगा, सॉल्ट्स को इसके मॉल्टन करना पड़ेगा, हाई करंट पल्स इलेक्ट्रॉन बीम को बनाना पड़ेगा, ये सब इसमें यूज़ होता है। ग्रेफीन प्योर कार्बन मटेरियल है, इसको ग्रेफाइट से आप एक्सट्रैक्ट करते हो,
तो इसी में ना लिक्विड फेज एक्सप्लॉयशन का भी होता है, इसको यूज़ किया जाता है ग्राफीन की प्रिपरेशन में, और टोटल कन्वर्जन होता है ग्राफीन का। ब्रेड माइलिंग करते हो ना, बस उसी अप्रोच से कन्वर्ट किया जाता है आपका ग्रेफाइट से ग्रेफाइन, ठीक है। इसमें आप ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन भी करते हो यूज़, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बनता है, ठीक है। तो विच लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्राफीन, जो आपका एकदम सिंगल वन टाइम एटम, जब समझो देखो ना ये कैसे एकदम एकदम जब सिंगल वाली एटम की थिक लेयर बचेगी उसी से आपका बनेगा ग्राफीन, ठीक है। चीपेस्ट वे क्या है प्रोड्यूस करने का ग्राफीन, आप क्या करो, सिंपली कॉपर को हीट कर लो 1000 डिग्री सेल्सियस में, और मीथेन गैस जैसी एक्सपोज होगी ना, बस समझो लेयर ऑफ ग्राफीन विल फॉर्म ऑन द कॉपर सरफेस, और उसी में बहुत सारे निकल के आ जाएंगे ये, ठीक है। आगे हम समझते हैं ग्राफीन के बारे में और डिटेल समझते हैं, ठीक है। देखो ग्राफीन बेसिकली क्या है। ग्राफीन डिस्कवर हुई 2004 में बाय एंड्रे गेम, कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव, जिनको कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था 2010 में। एलोट्रॉप ढूंढा इन्होंने, कार्बन का, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ढूंढा, पेंसिल की टिप ली, उससे किया था इन्होंने ग्राफाइट का। सिंगल लेयर है, 2D डायमेंशन से आप देख सकते हो, और हेक्सागोनल हनीकॉम लेटस के जैसे दिखता है, आपको पता ही है ग्राफीन। मेथड क्या है, ग्राफीन शीट बनती है, उसी से बनता है ये सारा, और ये वंडर मटेरियल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है इसमें। मैंने आपको पहले ही बताया है ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप समझो कि इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि टच स्क्रीन में, सोलर सेल में, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, रूम टेम्परेचर में बहुत अच्छा होता है, इम्परमिएबल गैसेस है, क्वांटम प्रॉपर्टी में, क्वांटम हॉल इफेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हो आप। पोटेंशियल एप्लीकेशन जो ग्राफीन की है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो सकता है, ड्यू टू इसकी सुपीरियर स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी होने की वजह से। अगर आप सिलिकॉन से कंपेयर करते हो तो ये बन सकता है। एनर्जी स्टोरेज के लिए देखो तो इसका हाई सरफेस एरिया है, वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में आप उसको यूज़ कर सकते हो। इन्वायरमेंटली अगर आप देखो तो जो ग्राफीन है ना वो 600 टाइम हैवियर लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इथेनॉल, ऑलिव ऑयल, ये सब ऑब्जर्व कर लेता है ग्राफीन। आप सोचो कितना इस्तेमाल करने लायक चीज़ है ये। बायोमेडिकली देखोगे तो आप समझो इसमें ना लो साइटोटॉक्सिसिटी होती है। मेडिकल एप्लीकेशन मान लो टिश्यू इंजीनियरिंग करने में, सेलुलर ग्रोथ करनी है, बायोसेंसर्स में, कैंसर में, डिजीज़ डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ट्रांसपेरेंट होता है तो बता ही देगा। फिर इसमें ना एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ ये होती है कि ये बैलिस्टिक प्रोटेक्शन जैसे आप आर्मर का करना चाहते हो ना, तो डिफेंस की इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस है इसका, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। जब आप ग्राफीन ऑक्साइड जो होता है, और जो ग्राफीन है, स्टडीज़ ने बताया इससे इतना टॉक्सिसिटी है कि लिपिड मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में आया ये बहुत डेंजरस है। ह्यूमन प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत लगती है, इसमें बहुत कस्टमर बेस, बहुत पैसा लगेगा इसका। इसमें बैंड गैप बहुत नहीं होता है, तो ये ना इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करने में बड़ा दिक्कत करता है। सेमीकंडक्टर्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में बड़ा बैंड गैप का प्रॉब्लम आता है। यानी समझ लो ग्राफीन में बैंड गैप नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ में करने में इसको प्रिवेंट करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ करने में, इसमें ना करने में दिक्कत आएगी, स्विच ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम आएगी। लिमिटेड प्रोडक्शन है, अभी इतना थोड़ा ना हो चुका है ये आप इसको इतना नहीं यूज़ कर पा रहे हो अभी। और इंडिया का देखो इनिशिएटिव है, ग्लोबली देखो बहुत सारी कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रही हैं अभी। चाइना, यूएस, यूके सब लोग रिसर्च कर रहे हैं। इवन चाइना, ब्राज़ील तो ग्लोबल लीडर्स हैं कमर्शियल प्रोडक्शन करने में ग्राफीन की। इंडिया अभी 1/12 प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम हमने चलाया है ताकि हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले देखो रिसर्च करनी पड़ती है, स्टार्टअप इंडस्ट्री में लाएँ कि ना लाएँ। फिर इसीलिए इंडिया का इनोवेशन सेंटर है ग्राफीन, हमने केरला में लेकर आए। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई हमने इसके लिए, और इसमें ना जॉइंट यूनिवर्सिटी है ये। इसमें आपका केरला के साथ साथ सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक, टाटा स्टील वगैरह भी मौजूद हैं, और इसको फंड भी मीती करता है, ध्यान रखना। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के रूप में आईआईटी रुड़की देखा है, वहाँ पे लॉग9 को बुलाया गया, वो भी कुछ कर रहे हैं। सेंटर फॉर नैनो के साथ मिलकर ना एक्टिवली वो ग्राफीन की रिसर्च अभी चल रही है। समझ रहे हो, अभी ये रिसर्च प्रोसेस के बीच में है, अभी इतने ज़्यादा आप ख्वाब नहीं देख सकते हो इसके साथ, राइट। फिर कंक्लूडिंग फॉर्म में क्या कह रहा है कि ऑनगोइंग जो रिसर्च है वो आपके ग्राफीन कंपोजिट्स को ड्राइव कर रही है, हाइब्रिड मटेरियल्स को ड्राइव कर रही है। और ग्राफीन एक कॉर्नरस्टोन मटेरियल है, हाई परफॉर्मेंस डिवाइस है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है क्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो ये सारे के सारे फ़ायदे आपको ग्राफीन देगी, बट रिसर्च हैज़ टू बी वेरी वाइजली, वी हैव टू गो फॉर वाइज रिसर्च, है ना, तभी हम कुछ ब्रेक थ्रू इसमें उखाड़ पाएंगे।
तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। होपफुली आपने टॉपिक्स को समझते हुए करा होगा, बिकॉज बहुत डिटेल टॉपिक थे, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कल शॉर्ट्स और एमसीक्यूज़ दोनों होंगे पूरे ही टॉपिक्स के। तो बी वेरी श्योर कि आप अटेंड करते रहिए लेक्चर्स, डेली लेक्चर्स अटेंड करो, सो दैट आप ट्यून्ड में रहो करंट अफेयर्स के। आप समझ रहे हो, वो ट्यून अप रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।